ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर साइंस का, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इस पूरे चैप्टर में दो ही टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो जनरली केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस with new properties are formed. New substances with new properties are formed. ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम्स रिएक्ट करेंगे, द एटम्स विच विल रिएक्ट विल नॉट चेंज। एटम्स विल नॉट चेंज। एटम्स चेंज नहीं होगा, बस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज होगा। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज होगा मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स, किसी एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो रहता है वो चेंज हो जाता है, जिससे उसका कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा उस सब्सटेंस का, और नया सब्सटेंस विथ नए प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होगा। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में दो टर्म्स आते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस, वो सारे सब्सटेंस जो एलिमेंट्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, या कोई प्योर सब्सटेंस हो सकता है, कोई इम्प्योर सब्सटेंस हो सकता है, जो रिएक्ट करेगा। सो द सब्सटेंस that take part in a chemical reaction। रिएक्टेंट्स क्या होता है? वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। वो सारे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। फिर आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होता है हमारा? वो सब्सटेंस जो एज अ रिजल्ट फॉर्म होगा। सो द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। मतलब वो सारे सब्सटेंस जो हमें रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पे मिलेंगे उनको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स। अब चलिए इसी के साथ हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होता क्या है। अब ये हम लोग सबको पता है ना, हाइड्रो और केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग को सबको पता है क्या? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करता है टू फॉर्म क्या? वाटर, जो कि एक लिक्विड है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो गैसेस रिएक्ट कर रहे हैं और एक लिक्विड फॉर्म कर रहे हैं। मतलब दो सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं जिसका बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी है ना। गैस का अलग प्रॉपर्टी होता है, लिक्विड का अलग प्रॉपर्टी होता है। ये हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़े थे क्लास 9 में। आप लोग को अगर याद होगा तो बेटर है, क्योंकि गैसेस में क्या होता है, ये फ्री टू मूव होते हैं और लिक्विड्स बाइंडिंग पार्टिकल्स होते हैं। तो इन दोनों का क्या है कि हमारा प्रॉपर्टीज अलग है, और साथ ही साथ नया सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है। कहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग था, और यहाँ पे क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज वाटर। अगर इसको हम लोग केमिकल के फॉर्म में लिखें, तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? सिंबलाइज करके H2 + O2 फॉर्म्स H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये हमारे क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट्स। क्यों? क्योंकि ये लोग रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। और ये जो वाटर फॉर्म हुआ है ये अपना क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन का रिजल्ट है। रिएक्शन होने के बाद हमको जो सब्सटेंस मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ओके, तो अब हम लोग क्या, जो भी हमारा केमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है,
तो वो चेंजेस के साथ साथ उसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स दिखता है। ठीक, सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका रिएक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक के साथ होता है या कुछ फीचर्स के साथ। जैसे मार्केट में नया फ़ोन आता है उसमें कुछ नया फीचर्स रहता है ना, कि कैमरा का पिक्सल बढ़ गया हो या स्क्रीन रेजोल्यूशन बढ़ गया हो या प्रोसेसर चेंज हो गया हो, वैसे ही हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें भी कुछ ना कुछ फीचर रहता है। तो जनरली ये 5 फीचर्स देखने मिलते हैं हमें। पहला क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ हो उसके साथ हाइड्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई ना कोई गैस रिलीज हुआ हो, उसको बोलते हैं हम लोग एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या होता है, चेंज इन कलर। सपोज अगर हमारा ग्रीन कलर का कोई हमारे पास रिएक्टेंट है, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो चेंज हो गया येलो कलर में, तो ये होता है चेंज इन कलर। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या, एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है और डिपॉजिट हो जाता है हमारा नीचे में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। फिर दूसरा क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, कि किसी ना कोई टेम्परेचर चेंज हो हमारे केमिकल रिएक्शन के साथ। और तीसरा क्या है, चेंज इन स्टेट, जैसे कि हम लोग अभी देखे थे H2+O2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, दो गैसेस हैं जो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एक लिक्विड, दैट इज वाटर। तो ये होता है अपना चेंज इन स्टेट। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे अपना, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ये एक मेथड है केमिकल, इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट मेथड टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस। ये क्या है, एक तरीका है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। कैसे, बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। सो अगर हम लोग पूरे एक प्रॉपर डेफिनेशन में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, कि अगर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूलाज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा केमिकल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन reacts to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा होता है नॉर्मली एक केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम जैसे पिछला एग्जाम्पल ही हम लोग देखे थे, क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर, अगर उसको देखा जाए तो क्या लिखते हैं हम लोग, H2+O2 फॉर्म्स H2O। ठीक है, तो ये जो हमारा तरीका है यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, प्लस का साइन डाल के लिखना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जब भी हम लोग ये सिंबल्स और फॉर्मूला लिख के किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और ये बहुत ही क्या कहा जा सकता है, बहुत ही अच्छा तरीका है। क्यों, क्योंकि ये पूरे केमिकल रिएक्शन का हमें शॉर्टली डिस्क्रिप्शन दे देता है, मतलब आसानी से देख के कोई भी बता सकता है, विथ लिटिल नॉलेज, जिसको पूरा ज्ञान नहीं हो केमिस्ट्री का वो भी देख के बता सकता है आपको आसानी से कि केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो जनरली दो टाइप के होते हैं इक्वेशन हमारे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, वो इक्वेशन, वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, a equation in which number of atoms of each element on the reactant side is equal to the product side, is equal to number of atoms of each element on product side। ठीक,
मतलब जितना एलिमेंट्स हमारा जितना एटम्स हमारा हर एक एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में है, उतना ही एटम्स हमारा हर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले ले जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या फॉर्म करेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो इसमें देखा जाए तो देखिए जिंक एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन दो है, इधर भी दो है, एस एक है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो इसका मतलब क्या चल रहा है, क्या पता चल रहा है हम लोग को कि जितना एटम्स हर एक एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में है, उतने एक एलिमेंट का प्रोडक्ट साइड में भी है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, जितना हर एक एलिमेंट का जितना एटम्स हमारा रिएक्टेंट साइड में है, उतना ही हमारा प्रोडक्ट साइड में भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। अब दूसरा हमारा क्या आता है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आप लोग पूरा लिखिएगा, हम थोड़ा शॉर्टकट में काम चला लेते हैं। इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इस साइन का मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू। ठीक, इक्वल टू देके काट दिए, इज नॉट इक्वल टू। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। अनबैलेंस मतलब जिसका नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड में है हर एक एलिमेंट का, वो प्रोडक्ट साइड के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ले लेते हैं, जो वाटर फॉर्म करता है। H2 + O2 फॉर्म्स H2O, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, इधर हाइड्रोजन अपना 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे सिर्फ 1 है ना। तो ये क्या हो रहा है, अपना अनबैलेंस, दोनों साइड बराबर नहीं है। तो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हमारे किसी भी एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड का अगर मैच नहीं हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो जनरली ये एक लॉ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मैटर स्टार्ट किया होगा, कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, जो मास है वो भी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी सब्सटेंस का। मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो जो हमारा एटम्स है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, क्यों? एटम्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मैटर। तो इसीलिए हमारा हर एक इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, ताकि वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को सेटिस्फाई करे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं उसको। तो इसीलिए इस लॉ को कंप्लाई करने के लिए, फॉलो करने के लिए सारे इक्वेशंस बैलेंस्ड होने चाहिए। अब कैसे इक्वेशंस बैलेंस होते हैं? ठीक है, बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे हम लोग अलग अलग एटम्स को दोनों साइड में इक्वल करते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन इज अ मेथड इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड इज मेड इक्वल। अब चलो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। हम लोग देखे थे अभी पिछला एग्जांपल, जो अनबैलेंस इक्वेशन का क्या था? H2 + O2 फॉर्म्स H2O, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे, सिंपल सा। पहला होगा अपना एलिमेंट्स, ठीक। दूसरा होगा एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक। फिर एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। 3 कॉलम्स अपना रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से नोट डाउन कर लेंगे हमारे जो एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 2 ही हैं, H और O। तो यहाँ पे लिख लेंगे H, और उसके नीचे वाले कॉलम में, रो में लिख लेंगे O। अब H हमारा रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2। इधर कितना है? 2। चलो भैया बहुत बढ़िया बात है, अपना दोनों बैलेंस है, कोई चाप नहीं है ना। चलो फिर आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में? 2। इधर कितना है? 1। ये तो गड़बड़ हो गया, बराबर है ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो अब जो भी ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एडिशनल चीज, वो इस कंपाउंड के या इस सब्सटेंस के पहले लगता है, और क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड है तो ये O2 यहाँ लगेगा। तो जब ये 2 यहाँ लग रहा है, तो ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं बल्कि हाइड्रोजन के साथ भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा अपना? 4 हो जा रहा है ना। तो अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे,
फिर जैसा कि हमको पता है जो भी मल्टीप्लाई के पहले, तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया अपना बैलेंस, तो अपना बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया, फाइनली रिजल्ट क्या मिला, 2H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O। तो ये हो गया अपना एक कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो समझ गए हम लोग को कैसे करना है, सिंपल हम लोग को 3 कॉलम्स बनाना है इक्वेशन का, जिसमें हम लोग पहला कॉलम होगा एलिमेंट्स, दूसरा होगा एटम ऑन रिएक्टेंट, तीसरा एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। फिर एलिमेंट्स को नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट को कैसे बैलेंस करना है, कितने एटम्स ऐड ऑन करना है या कितना से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये हो गया अपना इक्वेशन। तो अब ये जो इक्वेशन होता है ना, इसको हम लोग थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे, तो अब इसमें हम लोग अपना सिंपल सा पहला क्या है, बाय स्टेटिंग द फिजिकल चेंज, जो फिजिकल चेंज होता है वो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पहला क्या कर सकते हैं, फिजिकल चेंज बता सकते हैं। सपोज ये H2 था, क्या था, गैस, तो इसको अपवर्ड सिंबल या फिर ब्रैकेट में G दे कोई एक, ठीक, अपवर्ड सिंबल और ब्रैकेट में G दे के लिख सकते हैं। प्लस O2 को भी सेम अपवर्ड एरो मतलब होता है गैस, या फिर ब्रैकेट में G दे के क्या फॉर्म कर रहा था, H2O, ठीक है। बैलेंस करके लिखते हैं क्योंकि हमें बैलेंस करना आ गया है, ठीक। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, H2O लिक्विड, लिक्विड को हम लोग L से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, L से डिनोट करते हैं। तो ये कर सकते हैं, अगर सॉलिड हुआ तो S से डिनोट करते हैं, या एक्वेयस हुआ तो AQ लिख सकते हैं। एक्वेयस मतलब पानी में मिक्स किया हुआ कोई सॉल्यूशन हुआ तो उसको एक्वेयस सॉल्यूशन बोलते हैं, तो उसको AQ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग सिंबल है जिससे हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि क्या फिजिकल चेंजेस हो रहा है हमारे रिएक्शन में, ठीक है। इसके बाद आता है अपना चेंजेस इन हीट। अगर मान लो कोई रिएक्शन अपना हीट एब्जॉर्ब करके हो रहा है या हीट रेडिएट कर रहा है, तो उसको भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट रिएक्शन हो रहा है, तो जो हम लोग रिएक्शन सपोज X प्लस वाई फॉर्म्स XY, ठीक है। तो अगर ये हीट एब्जॉर्ब हीट प्रोवाइड करने पर रिएक्शन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा का साइन बनाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हीट चेंज, जिसको हम लोग डेल्टा का साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर अगर ये हीट रिलीज कर रहा है तो हम लोग इसके साथ प्लस हीट लिख देते हैं, ठीक, जिससे पता चलता है कि हाँ हीट एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, ठीक। और इसके साथ हम लोग बता सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज। तो ये जो भी टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है वो हम लोग इसी एरो पे डिनोट करते हैं। सपोज अगर 200 ATM लिखा हुआ हो, ठीक है, डॉट के साथ, तो इसको बोलते हैं हम लोग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या फिर अगर हम लोग को लिख दिया हुआ हो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा इस रिएक्शन का वो क्या होगा अपना 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ ही अगर कहीं ऐसे PT लिख दिया हो या MN लिख दिया हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो हमें पता है, ये एक अपना एलिमेंट है, क्या है, प्लेटिनम, और ये क्या है, मैंगनीज। तो ये जो एलिमेंट्स हमको यहाँ पे डाल के देता है ना, उस एलिमेंट्स एरो के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। ये जो एलिमेंट्स अगर एरो पे दिया हो किसी रिएक्शन में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं, अ सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या, कोई भी सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करेगा, ऑल्टर मतलब चेंज कर देगा, ठीक है। सो सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट। और उस सब्सटेंस को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो के ऊपर लिख के, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना एक एग्जांपल बैलेंस करने का, कैसे बैलेंसिंग होता है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH क्या फॉर्म कर रहा है अपना, CuOH2 दैट इज कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड प्लस Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट। तो हम लोग इसमें 3 कॉलम बनाएंगे अपना, एलिमेंट्स, एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। फिर हम लोग एलिमेंट्स नोट डाउन कर लेंगे। एलिमेंट्स नोट डाउन करने का हमारा प्रॉपर वे क्या है कि हम लोग पहले मेटल्स को नोट डाउन करते हैं। तो पहला मेटल हो गया कॉपर, दूसरा हो गया सोडियम, तीसरा हो गया अपना
फिर आ जाएंगे हम लोग सल्फर, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ओके, तो कॉपर अपना कितना है रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 1, सोडियम इधर कितना है 2, ये एक डाउट है। फिर सल्फर 1 1, हाइड्रोजन 1 2, फिर ऑक्सीजन इधर कितना है 1 है, नहीं 1, और इधर 4, कितना है टोटल 5 है इधर, ठीक है। और इस साइड कितना है 2, क्योंकि ब्रैकेट के बाद 2 है, मतलब दोनों के लिए 2 है, और 4 6 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं, मतलब इसमें इधर इंटू 2 कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2। अब ये जो 2 है ये कहाँ प्लेस करेंगे, सोडियम के पहले। तो जब यहाँ पे 2 प्लेस कर रहा है तो ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ भी। तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, है ना, 1 था इंटू 2 दैट इज 2। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया अपना। और इधर कितना था 4 + 1 था, तो अब ये कितना हो जाएगा 4 + 2, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी 6 हो गया। तो अपना ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो गया। तो इसीलिए प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग क्या है कि हम लोग मेटल्स को पहले नोट डाउन करें। तो अपना बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, CuSO4 + 2NaOH फॉर्म्स CuOH2 + Na2SO4। अब दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे और क्लियर हो जाए हमारा कैसे हमें बैलेंस करना है, ठीक है। आयरन प्लस वाटर, आयरन प्लस वाटर फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड Fe3O4 + हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो अब इसमें भी अपना कॉलम बना लेते हैं, एलिमेंट्स एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है अपना, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 ही है। चलिए आयरन इधर कितना है 1 है, इधर 3, हाइड्रोजन इधर 2, इधर भी 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 1 है, और इधर 4। तो पहले आयरन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे इंटू 3 कर देंगे, ये हो गया बैलेंस। और ये 3 कहाँ प्लेस करेंगे, रिएक्टेंट साइड में आयरन के पहले, दैट इज 3Fe हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो जब ये 4 मल्टीप्लाई किए तो ये 4 को कहाँ प्लेस करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन के पहले, मतलब ये ऑक्सीजन के कंपाउंड के पहले, दैट इज वाटर के पहले। तो यहाँ हो गया 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना। तो हाइड्रोजन अपना 8 हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में भी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो गया अपना बैलेंस, दैट इज रेस्ट। तो अपना आंसर क्या होगा फाइनल, 3Fe + 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 + 4H2। तो ये रहा अपना बैलेंस इक्वेशन। सो आई बिलीव आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे इक्वेशन बैलेंस करना है।